हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर डिस्कस करूँगा। सब्जेक्ट का नाम होगा इकोनॉमिक्स। हिंदी में इसको कहते हैं अर्थशास्त्र, और ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय आय। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। नेशनल इनकम चैप्टर कॉम्पिटिटिव सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स उनके यहाँ जो सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल इनकम। और 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म 2 के एग्जाम के लिए भी ये नेशनल इनकम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, विदाउट एनी स्किप, यानी किसी भी टाइप का स्किप भी मत कीजिएगा। जब इसको बहुत ही ठीक तरीके से आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आएगी, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू देखिएगा इसको। बात करते हैं नेशनल इनकम की, यानी कि राष्ट्रीय आय की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है, यानी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी पर्सन की इनकम की, जैसे मेरी, आपकी, बी की, सी की, डी की, ई की, किसी की भी पर्सन की इनकम की अगर हम बात करें तो इनका हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल इनकम। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल इनकम। किसी भी कंट्री में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, उन सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम के टोटल को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इट मीन्स नेशनल इनकम इज द सम ऑफ इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम के टोटल को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। किसी देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, उन सभी लोगों की इनकम के टोटल को, यानी उसके योग को हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। जैसे हमारी इनकम, आपकी इनकम, डी की इनकम, ऐसे पूरे देश के लोगों की इनकम के टोटल को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। हम लोग दूसरे टाइप में ये भी कह सकते हैं, किसी भी राष्ट्र की इनकम, यानी किसी भी देश की जो इनकम होगी उसे हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कितने सेक्टर्स होते हैं? 4 सेक्टर्स। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। फर्स्ट सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन सेक्टर। कंजम्पशन सेक्टर। सेकेंड होता है फर्म्स, यानी कि प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स। थर्ड होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट। और फोर्थ सेक्टर होता है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर, यानी कि इसको कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड। देयर आर 4 सेक्टर्स इन एवरी कंट्रीज इकोनॉमी। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर है भाई हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि कंजम्पशन सेक्टर। इसको कंज्यूमर सेक्टर भी कह सकते हैं। तो कंज्यूमर सेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पर ये कौन सा सेक्टर है? कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर। कंज्यूमर सेक्टर का मतलब क्या है? जब कंज्यूमर का मतलब मैं, आप, कोई और भी पर्सन जो कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं, यानी कि वस्तुओं को खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं और उसको खुद ही यूटिलाइज करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। उससे किसी भी दूसरे कमोडिटी का कोई भी प्रोडक्शन नहीं करते, यानी वो किसी भी कमोडिटीज को परचेज करके उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं।
ऐसे सारे के सारे पर्सन्स क्या कहलाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है ना। फर्म्स में यानी प्रोड्यूसर्स, ऐसे सारे पर्सन्स, इसमें कौन कौन से पर्सन आएंगे, यानी कोई भी कंपनी आएगी, कोई भी फर्म्स आएंगी, कोई भी प्रोड्यूसर सेक्टर के लोग आएंगे, यानी जो कमोडिटीज को परचेज करेंगे और उनसे न्यू कमोडिटीज का प्रोडक्शन करेंगे, वे सारे के सारे लोग इस सेक्टर में आएंगे, यानी फर्म्स में इंक्लूड होंगे। यानी वे सारी कंपनीज, वे सारी फर्म्स, वे सारे पर्सन्स जो किसी भी कमोडिटीज को कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, दोज आर काउंटेड और दोज आर इंक्लूडेड इन फर्म सेक्टर यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर। नेशनल इनकम के इस चैप्टर में आज हम लोगों को सबसे जो इंपॉर्टेंट बात करनी है, वो इंपॉर्टेंट बात करनी है सर्कुलर फ्लो पर। किस पर बात करनी है, सर्कुलर फ्लो। यानी क्या होता है सर्कुलर फ्लो, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्या होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोड्यूसर सेक्टर। क्या है डेफिनेशन सर्कुलर फ्लो की? इट रेफर्स टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर में जो आपकी इनकम है ना, इसका जो सर्कुलर फ्लो है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर में जो इनकम है वो एक सर्कल के फॉर्म में फ्लो करती है, यानी एक सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आइए समझते हैं ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक सर्कल में फ्लो क्यों करती रहती है, यानी एक सर्कल के फॉर्म में वर्क कैसे करती है, कैसे एक सर्कुलर फॉर्म में आती है। जैसे मान लेते हैं, सपोज करो कि मैं एक किसी भी कंपनी, रिलायंस को मान लेते हैं कि मैं रिलायंस में एक 30,000 रुपए की जॉब कर रहा हूं। कितने की जॉब कर रहा हूं बेटा? 30,000 रुपीज की मैं जॉब कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज से मुझे हर महीने 30,000 रुपए मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? 30,000 रुपए रिलायंस इंडस्ट्री मुझे अपने काम करने के बदले में दे रही है। यानी कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को वर्क दे रहा हूं, अपना काम दे रहा हूं, अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो उस सर्विसेज के एक्सचेंज में मुझे रिलायंस इंडस्ट्री 30,000 रुपीज का पेमेंट कर रही है। ये जो 30,000 रुपीज का पेमेंट मुझे रिलायंस इंडस्ट्री कर रही है, दैट इज नोन एज फैक्टर इनकम। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। अब यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री जो 30,000 रुपए हमें दे रही है ना, इसको हम लोग फैक्टर इनकम बोलते हैं। अब मैं इस 30,000 रुपए को जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं बचा के तो रखूंगा नहीं, यानी मेरे अपने कोई एक्सपेंस होंगे तो मुझे एक्सपेंस करने पड़ेंगे। वो एक्सपेंस जो मेरे पहले मुझे सैलरी मिलेगी, फिर मैं उस सैलरी को अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर खर्च करूंगा। मेरा खर्च किसी दूसरे पर्सन की इनकम बनेगा, उस पर्सन की इनकम जो होगी वो भी कहीं खर्च करेगा, उसका खर्च किसी थर्ड पार्टी की इनकम बनेगा। यानी ये ऐसे ही कड़ी के फॉर्म में चलता रहेगा। 30,000 रुपए हमें मिले और मैंने रिलायंस इंडस्ट्री से 30,000 रुपीज एज अ सैलरी रिसीव किया है। अब 30,000 रुपीज मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिला। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के किसी भी एक मार्ट में गया, ठीक है ना, एक मार्ट में गया यानी मॉल में गया, और मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मॉल से शॉपिंग कर ली। यानी जितना दुनिया भर का राशन वासन जो भी हमें अपने घर के लिए लेना था, वो सारी चीजें मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज से ले ली। तो हमें पैसा ये किससे मिला था? रिलायंस इंडस्ट्रीज से। ये पैसा चला कहाँ गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास। यानी ये पैसा जहां से हमें मिला था, ये पैसा वहीं से हमें चला गया। यानी यहां से रिलायंस इंडस्ट्रीज से हमें मिला था और ये वापस किसके पास चला गया? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चला गया। तो ये क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। अब आप कहेंगे सर क्या सारा का सारा पैसा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही खर्च कर देंगे? नहीं भाई, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये क्या है? फर्म, यानी एक फर्म है। जितना भी पैसा हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से मिलेगा वो पैसा
किसी न किसी फर्म पर एज एन एक्सपेंस मैं पे करूंगा। यानी अगर रिलायंस में नहीं जाऊंगा तो पतंजलि में जाऊंगा, पतंजलि में नहीं जाऊंगा तो किसी और में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, कहीं, मतलब कुल मिलाकर के जितनी भी मेरी इनकम होगी वो किसी ना किसी फर्म पे मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस करूंगा। मेरा एक्सपेंस किसी भी फर्म की क्या बनेगी, इनकम बनेगी। वो फर्म अपने एक्सपेंसेस करेगी, जब वो फर्म अपने एक्सपेंसेस बनेगी तो वो थर्ड पार्टी की इनकम बनेगी, और फिर वो थर्ड पार्टी किसी दूसरे पर्सन से ट्रांजैक्शन करेगी तो वो उसके लिए उसकी क्या बन जाएगी, इनकम। यानी जो हमारी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में इन सारे सेक्टर्स के बीच ट्रांजैक्शंस कंटिन्यूएशन में होते रहते हैं, और ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग इसको जल्दी से समझते हैं कि टू सेक्टर इकोनॉमी में, हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे इसको समझेंगे हम लोग, यहां पर देखिएगा कि मान लेते हैं, सपोज करिए यहां पर ये है हाउस होल्ड, क्या है ये, हाउस होल्ड, और दूसरा यहां पर है फर्म, यहां पर क्या है, फर्म। ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, और टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को मैं समझा रहा हूं। यहां पर मैं फैक्टर, जितने भी फैक्टर पेमेंट्स होंगे, जितने भी फैक्टर इनकम्स होंगे, जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी यहां पर चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। यकीन मानिए इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आपके लिए बहुत टफ हो या आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ ना आए। यकीन मानिए आप सारे लोग मेरे साथ बने रहिए, इकोनॉमिक्स का एक एक चैप्टर आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको कोई भी इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी बच्चे कहते हैं सर नेशनल इनकम चैप्टर बहुत टफ है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर बहुत टफ है, या कोई भी चैप्टर उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स, अक्सर बच्चों की ये मेरे पास दिक्कत आती है कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत टफ है। बेटा यकीन मानिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत आसान कर दूंगा। ये सारी वीडियोस जो बच्चे बीए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, उनके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे एमए कर रहे हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आप सबके लिए। एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट इनसे बनेंगे, इसलिए 12th के बच्चे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको रहती है, वे सारे बच्चे हमारे इन वीडियोस के साथ बने रहिए। आपको टर्म 2 के एग्जामिनेशंस में कोई प्रॉब्लम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगी। देखिए बेटा, टू सेक्टर इकोनॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। एक ये हाउस होल्ड है और ये क्या है, फर्म। यानी मैंने पहला सेक्टर ले लिया, कौन सा सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, यानी ये कंज्यूमर सेक्टर है और ये कौन सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब देखिए जो कंज्यूमर सेक्टर है ये प्रोड्यूसर सेक्टर को सबसे पहले क्या देगा, लैंड देगा, लेबर देगा, लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा और एंटरप्रेन्योरशिप देगा। क्या देगा, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। ये लैंड देगा, लेबर देगा, कैपिटल देगा, एंटरप्रेन्योरशिप देगा। यानी देगा, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब काम करने के लिए लोग देगा। यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो हमारा कंज्यूमर सेक्टर है ना, ये किसको देगा, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब प्रोड्यूसर सेक्टर, ये जितने भी चीजें हैं ना, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको हम लोग बोलेंगे फैक्टर सर्विसेज। क्या है बेटा, ये फैक्टर सर्विसेज। ये जितनी भी चीजें हैं ना, इन सब को अगर हम लोग सम अप करें तो ये सारी की सारी चीजें क्या बोलेंगी, फैक्टर सर्विसेज। यानी हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सर्विसेज अवेलेबल कराता है, उन सारी सर्विसेज को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। ध्यान से सुनिएगा, फैक्टर सर्विसेज किससे बोलते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो भी चीजें यानी जो भी सर्विसेज अवेलेबल कराता है फॉर प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज फैक्टर सर्विसेज, राइट। अब ये जितनी भी चीजें हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म्स को अवेलेबल कराएगा,
तो फर्म्स को ये फ्री में तो अवेलेबल नहीं कराएगा, तो फर्म इसके बदले में इस हाउस होल्ड सेक्टर को देख क्या देंगी, लैंड के बदले में हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर के बदले में हमें क्या मिलेगा, मिलेगा वेजेस एंड सैलरीज। क्या मिलेगा, वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो भी चीजें हमें मिली हैं, ये जो भी चीजें इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में हमें मिली हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो भी फैक्टर सर्विसेज अवेलेबल कराएगा, उन फैक्टर सर्विसेज को अवेल करने के लिए जो प्रोड्यूसर सेक्टर होगा वो हाउस होल्ड सेक्टर को जो पेमेंट करेगा, दैट इज नोन एज फैक्टर पेमेंट। वो फैक्टर पेमेंट क्या होगा, रेंट होगा, वेजेस एंड सैलरीज होगा, इंटरेस्ट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर फर्स्टली प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या अवेलेबल कराएगा, फैक्टर सर्विसेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को इन फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या प्रोवाइड कराएगा, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट, नॉर्मल प्रॉफिट। दीज आर नोन एज फैक्टर पेमेंट्स। बात ये समझ आ गई कि फैक्टर सर्विसेज क्या है और फैक्टर पेमेंट्स क्या है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बेटा जब ये हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को यानी प्रोड्यूसर सेक्टर को ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, तो फैक्टर सर्विसेज जो प्रोवाइड कर जो यहां पर मिलेंगी इसको फर्म को, तो फर्म कुछ प्रोडक्शन करेगा ना, कुछ प्रोडक्शन करेगा। तो ये प्रोडक्शन करके क्या करेगा, अपने पास स्टॉक तो नहीं करेगा ना, मतलब अपने गोडाउन्स में तो ट्रांसफर नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये सारी की सारी अपनी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। यानी फर्म जो कुछ भी बनाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ये गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूसर सेक्टर किसको प्रोवाइड कराएगा, हाउस होल्ड सेक्टर को। यानी जो कुछ भी बनाएगा वो सारा का सारा जो गुड्स होगा वो और सर्विसेज होंगी वो कौन अवेल करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर अवेल करेगा। मतलब कौन इसको अवेल कौन करेगा, मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको यूटिलाइज कौन करेगा, इनका कंजम्पशन कौन करेगा, ये करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर जब प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेगा यानी यूटिलाइज करेगा, कंज्यूम करेगा, तो फ्री में तो करेगा नहीं। तो हाउस होल्ड सेक्टर इनको क्या करेगा, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट करेगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बात क्लियर हो गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। यानी प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। और ये गुड्स एंड सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो पेमेंट करेगा, दैट इज नोन एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर सेक्टर बाय द हाउस होल्ड सेक्टर इज नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन योर आंसर विल बी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज पेड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर to the producer sector in exchange of goods and services. Got my point? ये बात क्लियर हो गई सभी को। मुझे उम्मीद है कि आपको इस फॉर्म से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर हो गया होगा और आपको ये सर्कल भी समझ आ रहा होगा कि सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराई फर्म्स को, फर्म ने प्रोडक्शन किया और इन फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में किया। ये एक सर्कल बन गया। आफ्टर दैट फर्म ने क्या किया, प्रोडक्शन किया और इस प्रोडक्शन को यानी गुड्स एंड सर्विसेज को इसने किसको यूटिलाइज किया, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने इनके फर्म्स एंड जो फर्म की गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फर्म्स की गुड्स एंड सर्विसेज किसने अवेल करी हैं, हाउस होल्ड सेक्टर ने अवेल करी हैं। हाउस होल्ड सेक्टर ने इनकी जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करी हैं उसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म्स को जो पेमेंट किया है दैट इज नोन एज पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड गुड्स एंड सर्विसेज के जो पेमेंट को हम लोग एग्रीगेट फॉर्म में बोलेंगे वो बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मुझे यकीन है कि आप लोगों को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जांपल ऑफ फैक्टर सर्विसेज या लैंड इज द एग्जांपल ऑफ, देन योर आंसर विल बी फैक्टर सर्विसेज। वेजेस एंड सैलरीज इज द एग्जांपल ऑफ, देन योर आंसर विल बी फैक्टर पेमेंट, राइट। बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के अवेल करने में हमें क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। लेबर में वेजेस एंड सैलरी और लैंड रेंट। तो फैक्टर सर्विसेज क्लियर हो गई, फैक्टर पेमेंट क्लियर हो गए, पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर हो गया, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लियर हो गया, और इसके समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इतनी बात मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कहा था कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में 30,000 रुपीज पर जॉब कर रहा था, ठीक है। मैंने 1 साल, 2 साल, 3 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज में 30,000 रुपीज पर जॉब किया। एक सर्टेन टाइम के बाद तो हम अपने ओनर से कहेंगे ना कि सर सैलरी इंक्रीज कीजिए। जैसे आप सब लोग कहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमारी सैलरी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो, तो हम अपने ओनर से कहेंगे सर हमारी सैलरी को इंक्रीज कीजिए। जैसे ही हम अपने ओनर से ये बात कहेंगे कि सैलरी को इंक्रीज करिए, तो ओनर को इस सैलरी को इंक्रीज करके जो इंक्रीमेंट का अमाउंट होगा वो अपने पॉकेट से तो नहीं देगा या अपने प्रॉफिट से भी नहीं देगा, तो वो कहां से देगा? जब कभी भी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज का सैलरी इंक्रीज करेगा या किसी भी कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, तो बट ऑब्वियस कमोडिटी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी जब कभी भी किसी भी कमोडिटी के एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो ये बात बिल्कुल पक्की है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी जो कंपनी है उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय या कंपनी के एक्सपेंसेस में कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि उस कंपनी के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो इंक्रीमेंट कंपनी का हुआ होगा सैलरी इंक्रीमेंट करने में या कोई भी एक्सपेंसेस इंक्रीमेंट करने में, तो वो इंक्रीमेंट को ओनर अपनी पॉकेट से बियर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। तो जैसे किसी भी पर्सन की सैलरी बढ़ेगी यानी उसकी इनकम बढ़ेगी, तो किस कमोडिटीज के क्या बढ़ेंगे? प्राइसेस बढ़ेंगे, यानी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो इट मींस हमारे एक्सपेंस बढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारे एक्सपेंस वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं जैसे सैलरी हमारी इंक्रीज हो गई, मार्केट में महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोगों का इनकम बढ़ेगा हम लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब किसी भी पर्सन के एक्सपेंस इंक्रीज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी क्या हो गई? बढ़ गई, तो मेरे एक्सपेंस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। जब मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे तो जो भी जिसको मैं पैसा पेमेंट करूंगा उसकी इनकम बढ़ेगी, तो जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो उसके भी एक्सपेंस बढ़ेंगे। फिर ऐसे ही एक कॉन्टिन्यूअस एक कड़ी के फॉर्म में चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर एक भी कड़ी ब्रेक हो गई तो ये सारी की सारी जो चैन है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो अभी कोरोना वायरस आपने देखा, तो कोरोना वायरस में क्या हो गया? अभी आप कोरोना वायरस में जी रहे हैं इस वर्तमान समय में भी, तो इस समय क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो स्कूल कॉलेज बंद है तो टीचर्स की जो सैलरी है उनमें डिडक्शन हो रहा है, यानी 50% सैलरी मिल रही है, कहीं 60% मिल रही है। तो जो टीचर्स हैं उनकी जो इनकम है वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई। उन्हें जिनको पेमेंट करना था तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको कहीं से पेमेंट नहीं हो रहा, मतलब उनको अपने स्कूल से सैलरी नहीं मिल रही है पूरी। जब उनको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है तो वो जिनको उन्हें पैसा देना है वो भी उनको उसी रेशियो में पेमेंट कर रहे हैं जिस रेशियो में उन्हें स्कूल से मिल रहा है। फिर जिनको हमने उस रेशियो में पेमेंट किया तो उन्हें भी तो किसी को पेमेंट करना होगा, तो वो भी उस रेशियो में पेमेंट करेंगे, यानी कंटिन्यूएशन में ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। यानी सर्कुलर फ्लो में अगर एक भी कोई भी कड़ी बीच से ब्रेक हो गई तो डेड श्योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए सभी कड़ी को एक बराबर टाइप से चलना बहुत जरूरी है।
दोस्तों यकीन है मुझे कि आपको इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सारी बातें ठीक से एग्जाम्पल के साथ, मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दे दिया है, आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यानी नेशनल इनकम के इस फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट इंस्टाग्राम से क्वेरी अपनी पुटअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हैं। कॉमर्स का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा बेटा जो इस चैनल पे नहीं आएगा। एक एक सब्जेक्ट पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करूंगा, इसलिए इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है इसे भी प्रेस करना मत भूलिए ताकि जो न्यू वीडियोस हैं इनका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए और आप लोग नई नई वीडियोस का भी आनंद ले सकें। दोस्तों इस इकोनॉमिक्स की वीडियो में आप लोगों को सारी चीज़ें ठीक से क्लियर हो गई होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के साथ जल्दी ही आपको मिलेंगे। जल्दी ही हम लोग सेकेंड पार्ट पर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।